हेलो दोस्तों, आज की नई कहानी में आपका फिर से स्वागत है। मेरा पति मुझे अपने करीब नहीं आने देता था। मैं उसकी चाहत को पाने को तरसती थी। वह तो दूर भाग जाता, जैसे मैं कोई अछूत हूँ। मेरा जी चाहता था कि मैं विशाल के सीने से लगकर सोऊं। वह मुझे अपनी बाहों के घेरे में लेकर मुझे अपनी मोहब्बत से तर कर दे। मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। मैं बेतहाशा रो रही थी। विशाल का व्यवहार मेरे साथ अब बदल चुका था। मुझे डर लगने लगा था कि कहीं वह मुझे छोड़ ना दे। कितना प्यार मैं विशाल से करती थी। मैं तो उसके बगैर मर ही जाती। मैं रात भर तड़पती रहती थी। आज रात भी ऐसा ही हुआ था। मैं जैसे ही विशाल के पास आई तो जो कुछ भी उसने मेरे साथ किया मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कहने लगा, बहुत गर्मी है तुम्हारे अंदर, तो आओ तुम्हारी गर्मी निकालता हूँ। यह कहकर उसने मेरे साथ आज रात बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और मुझे शुरू से ही बारिश से बहुत डर लगा करता था। बादलों की तेज़ गड़गड़ाहट से मेरा दिल कांप जाता था। विशाल सामने सोफे पर सो रहा था और मुझे अकेले बैठकर नींद नहीं आ रही थी। उसी पर यह सितम की लाइट भी जा चुकी थी। जैसे ही बिजली हमारी खिड़की से टकराती मैं डर के मारे कांपने लगती थी। बारिश तो ऐसी थी कि जैसे हर जगह तूफान मचा हुआ था। डर के मारे मैं बेड की चादर को अपने ऊपर ओढ़ने लगी। तकिए को खींचकर मैंने सीने से लगा लिया। काश विशाल मेरे पास लेटा होता, मैं उसका हाथ थाम लेती तो शायद मेरा थोड़ा डर कम हो जाता। वह मुझे अपनी बाहों के घेरे में बांध लेता तो मेरा डर अपने आप ही खत्म हो जाता। लेकिन वह तो बिल्कुल मेरे से बेपरवाह सामने सोफे पर सो रहा था। मुझे लगता ही नहीं था कि मैंने विशाल से लव मैरिज की है, या वह यही विशाल है जो मेरी खातिर हर एक से लड़ गया था। उसे क्या हुआ था? क्यों मुझसे दूर भागने लगा था? अपनी मोहब्बत का आदी बनाकर मुझसे कैसा बदला ले रहा था? क्यों मुझे अकेलेपन की सज़ा दे रहा था? अब मेरा सब्र टूटने लगा था। मैं उठकर सोफे पर विशाल के पास आ गई। मैं उसे जगाने लगी। वह गहरी नींद में जगा था। मुझे देखकर एकदम उठकर बैठ गया। कहने लगा, क्या हुआ, चैन नहीं है तुम्हें? आराम से सोने भी नहीं देती हो? मैं उसके पास जाकर बैठ गई, लेकिन वह तो मेरा स्पर्श पाकर ऐसे दूर हो गया जैसे मैंने उसे करंट मार दिया हो। मैंने कहा, मुझे बारिश से डर लगता है। विशाल मेरी बात सुनकर बहुत ही मायूसी से मुझे देखने लगा और कहने लगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ? बारिश को रोकना तो मेरे बस की बात नहीं। मैंने कहा, लेकिन मेरे पास आकर सो तो सकते हो। मेरी बात सुनकर कहने लगा, नहीं सो सकता, और मेरे पास से उठ जाओ। कहने लगा, जाओ बेड पर जाकर सो जाओ, वरना मैं इस कमरे से ही बाहर चला जाऊँगा। मैंने कहा, तुम्हें हुआ क्या है? क्यों तुम मुझसे दूर भागते हो? इस वक्त मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे पनाहों में ले लो। मुझे अपने सीने से लगा दो। मैं कब से तुम्हारे लिए तड़प रही हूँ। और अब जब तुम 1 साल बाद घर आए हो तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आते हो? पहले तो तुम्हारा मेरे बिन एक दिन भी दिल नहीं लगता था, और अब 1 साल बाद आए हो और एक बार भी मेरे पास नहीं आए। मेरी बात सुनकर विशाल कहने लगा, मुझे तुम बहुत बुरी लगने लगी हो, क्योंकि तुम्हारी खातिर मैंने अपने माँ बाप छोड़ दिए। कैसे मुझे मेरे माँ बाप छोड़कर चले गए। मैं उनके लिए तरसता हूँ। वैसे ही अब तुम मेरे लिए तरसोगी, पल पल मेरी मोहब्बत के लिए तरसोगी। मैं कहने लगी, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं नहीं चाहती थी कि यह सब कुछ हो। तुम्हारे माँ बाप तुमसे रूठ जाएं, तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। वह कहने लगा, तुम्हारी मोहब्बत ही तो ले डूबी है मुझे। तुम्हारी मोहब्बत में मेरे अपनों को मुझसे दूर कर दिया है। तुम्हारे प्यार ने मुझे बर्बाद करके रख दिया है। तुम मुझे छोड़कर यहाँ से चली क्यों नहीं जाती हो? विशाल ने यह शब्द इतने गुस्से से बोले कि मैं कांप के रह गई। उसने फिर मेरा हाथ पकड़ा और खड़ा कर दिया और कहने लगा, मुझसे प्यार करती हो? ठीक है। यह कहकर वो मुझे कमरे से बाहर ले आया और छोटे से हॉल से बाहर निकालकर मुझे खुले आंगन में ले गया, जहाँ पर तेज बारिश हो रही थी। और यह देखकर मेरी जान ही निकल गई। मैंने कहा, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है ना, मुझे बारिश से डर लगता है। मुझे बाहर नहीं जाना। लेकिन वह मुझे घसीटते हुए बारिश में ले गया। तेज़ तूफानी बरसाती बारिश में मुझे ले जाकर खड़ा कर दिया। कहने लगा, प्यार करती हो ना मुझसे? तो सारे इम्तहान मैं ही क्यों दूँ? आज तुम भी मेरे लिए कुछ करके दिखाओ। मेरी मोहब्बत का सबूत देना होगा। अगर मुझसे प्यार करती हो तो गुजारो पूरी रात इस बारिश में। यह कहकर वह मुझे वहीं आंगन में बारिश में छोड़कर अंदर चला गया और उसने कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर लिया। और मैं यूं थी कि जैसे मर जाऊंगी। यह कौन सी आजमाइश थी? यह कौन सा इम्तहान था? मैं सिमट कर उसी आंगन में बैठ गई। पूरी रात मैं उस बारिश में भीगती रही और फूट फूट कर रोती रही। मैं विशाल से बहुत प्यार करती थी। मैं उसके लिए आग में कूदने को भी तैयार थी, क्योंकि मैंने उससे प्यार किया था। मैं उसके बिना नहीं रह सकती थी। तो यह तो सिर्फ बारिश थी। मैं सोचने लगी, मैंने विशाल से मोहब्बत की थी। मैंने ऐसा भी क्या छीन लिया उससे? तब तो वह भी मेरी खातिर सब कुछ करने को तैयार था। लेकिन सारा इल्ज़ाम आज सिर्फ मुझ पर क्यों लगा रहा है? यह सिलसिला उस समय शुरू हुआ जब से वह अमेरिका से गया था, वरना इससे पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था।
मुझे याद आने लगा कि उस दिन भी मेरी नज़र घड़ी की सुइयों की तरफ थी। रात 2 बज रहे थे और मुझे विशाल की वीडियो कॉल का इंतज़ार था, जो रात के 2 बजे मुझे वीडियो कॉल किया करता था। वह विदेश में नौकरी करता था, इसलिए शादी के बाद कुछ महीने बाद ही उसे मजबूरी में अपनी जॉब के लिए वापस अमेरिका जाना पड़ा। लेकिन वह रेगुलर मुझे रात को 2 बजे वीडियो कॉल पर बात करता था। हम पूरा 1 घंटा जी भर के बात करते थे, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे पति ने 1 साल से पहले वापस नहीं लौटना। लेकिन आज तो मेरे इंतज़ार की घड़ियां लंबी होने लगी थी। बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन विशाल की कोई भी कॉल नहीं आई थी। कई बार मैंने उसे कॉल की, लेकिन वह हमेशा कॉल काट रहा था। मैंने उसे व्हाट्सएप पर मैसेज भी किया कि विशाल प्लीज़ मुझे कॉल करो, मुझे परेशान मत करो। लेकिन शायद वह मुझसे किसी बात को लेकर नाराज़ था, क्योंकि मैंने उसकी फरमाइश पूरी नहीं की थी। एक दिन पहले ही उसने मुझसे एक अजीब सी ज़िद की थी, जिस पर मैंने उसे इनकार कर दिया था। वह कहने लगा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अभी के अभी कॉल काट दूंगा और आगे से तुम्हें कॉल भी नहीं करूंगा। मैंने कहा, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बात किए बिना रह ही नहीं सकते, लेकिन मैं तुम्हारी ऐसी कोई भी फरमाइश पूरी नहीं करूँगी। अरे तुम तो विदेश जाकर बड़े ही बेशर्म हो गए हो। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और कहीं भागी नहीं जा रही। जब तुम घर वापस आओगे तो मैं तुम्हारी सारी फरमाइश तुम्हारी बाहों में ही पूरी करूँगी। इस तरह वीडियो कॉल पर नहीं। मैं तो उस समय यह समझी शायद ये मजाक में ही कहा था। मैं उसे नखरा दिखाना चाहती थी, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि वह इस बात को सीरियस ले लेगा। 3 दिन तक विशाल की कोई कॉल नहीं आई। मैं बहुत परेशान हो गई। बार बार उसे मैसेज कर रही थी, माफ़ी भी मैसेज करके मांग रही थी, लेकिन वह था कि फ़ोन करने को तैयार ही नहीं था। 2 दिन बाद रात के 2 बजे उसका मैसेज आया कि मैं 2 दिन से बुखार में हूँ, इसलिए तुम्हें कॉल नहीं कर सकता। यह सुनकर तो मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने कहा, तुम्हें क्या हुआ है? विशाल वीडियो कॉल करो, मुझसे बात करो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। विशाल ने कहा कि मुझ में हिम्मत नहीं है वीडियो कॉल करने की। बुखार बहुत तेज़ है, मुझे 2-3 दिन आराम करने दो, मैं तुमसे फिर बाद में बात कर लूँगा। इतना कहकर उसके बाद तो मुझे मैसेज का जवाब भी नहीं दिया। मेरे ये 2-4 दिन किस तरह से गुजरे थे मैं ही जानती थी। मेरी और विशाल की लव मैरिज हुई थी। हमारी दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी और फिर मैसेंजर में हमारी बातचीत शुरू हुई थी। वहीं हमने एक दूसरे को अपनी तस्वीर भी भेज दी थी। धीरे धीरे हमारा प्यार दीवानगी की हदों को पार कर गया। हम एक दूसरे के दीवाने हो गए। 1 साल बाद हमारे प्यार का सिलसिला यूं ही जारी रहा। उसके बाद विशाल ने अपने घर वालों से मेरे रिश्ते के लिए कहा। पहला फसाद तो यहीं से शुरू हुआ, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। विशाल की माँ कहने लगी, मैं तुम्हारी शादी किसी भी आवारा लड़की से नहीं कर सकती, और दूसरी बात, तुम्हारी मंगनी मैंने बचपन में ही अपनी सहेली की बेटी से कर रखी है। विशाल की माँ उसकी शादी अपनी सहेली की बेटी से करना चाहती थी, लेकिन विशाल मेरी खातिर सबसे लड़ गया था। कहने लगा, शादी करूँगा तो सिर्फ सोनिया से ही करूँगा, वरना नहीं करूँगा। लेकिन उसकी माँ ने इस रिश्ते को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया, और न ही उसके पापा ने। विशाल ने मुझसे कहा कि मैं अकेले तुम्हारे घर पर अपना रिश्ता लेकर आना चाहता हूँ, लेकिन मेरे घर वाले तो बिल्कुल राज़ी नहीं हैं। मैं जिस फैमिली से थी, मैं वहाँ पर किसी तरह की कोई रोक टोक न थी। हमें इतना हक दिया गया था कि अगर हमें कोई पसंद है तो वह रिश्ता लाकर शादी कर सकता है, लेकिन घर से भागना नहीं है, इससे हमारे बदनामी होगी। मैंने अपनी माँ को यह जब बताया कि विशाल के घर वाले इस बात के लिए राज़ी नहीं हैं, तो मेरी माँ ने मुझसे कहा, जब उसके घर वाले इस बात से राज़ी नहीं हैं, फिर वह कैसे तुम्हें शादी के बाद अपना सकते हैं, और कैसे विशाल तुम्हें अपने उस घर में रखेगा। मैंने कहा, माँ, विशाल अच्छी जॉब करता है, उसके पास अपना खुद का फ्लैट भी है, हम अलग रहकर रह सकते हैं। थोड़ी सी बहस के बाद ही मेरी माँ मान गई। उन्होंने मेरे पापा को भी राज़ी कर लिया। मैं नहीं जानती कैसे राज़ी किया। अगले ही दिन मेरी माँ ने कहा कि तुम ऐसा करो, विशाल से कहो हमसे एक बार मिले। यह मैसेज मैंने विशाल को दे दिया। विशाल दूसरे ही दिन हमारे घर आ गया। मेरे पापा ने बहुत ही सादगी के साथ मेरी शादी विशाल से कर दी, लेकिन मेरे नाम अच्छी खासी रकम भी जमा कर दी थी, जो कि मेरे पापा ने मेरी शादी के लिए जमा कर रखी थी। मैं विशाल के साथ एक अलग फ्लैट में रहने लगी। मैं बहुत खुश थी। विशाल मुझसे मोहब्बत करता था। उन दिनों मैं तो हवाओं में उड़ने लगी थी। मैं विशाल को ज़रा भी नज़र ना आती तो वह मुझे आवाज़ देकर कहने लगता, सोनिया, तुम हर वक्त मेरे सामने रहा करो, मेरा दिल नहीं लगता तुम्हारे बिना। और एक दिन विशाल ने एक ऐसी खबर सुनाई कि मैं चकरा कर रह गई। कहने लगा, मेरे माँ बाप मेरे बड़े भाई के पास सऊदी चले गए हैं, मुझसे नाराज़ थे इसलिए छोड़कर जा चुके हैं। मुझे लगता है कि वे हमारी शादी को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने तो मुझे अपनी जायदाद से भी बेदखल कर दिया है, जिसमें यह फ्लैट भी शामिल है।
इसलिए हमें यहाँ से जल्द ये फ्लैट खाली करना पड़ेगा, क्योंकि अब इस फ्लैट पर मेरा कोई हक नहीं है। यह फ्लैट मेरे पापा के नाम पर है। मैंने कहा, विशाल, हम कहाँ जाएंगे? कहने लगा, मैं खुद भी परेशान हूँ, क्योंकि मेरी तनख्वाह भी इतनी नहीं है कि मैं किराए का मकान ले सकूँ। इसलिए मुझे वापस विशाल के साथ मायके आना पड़ा। लेकिन कुछ दिन बाद ही मेरी माँ कहने लगी, ऐसी शादियाँ ज़्यादा नहीं चलती, तुम्हें सोच समझ कर फैसला करना चाहिए था। अब क्या तुम अपने पति को भी यहाँ रखोगी? सोनिया, क्या विशाल यहाँ घर जमाई बनकर रहेगा? हम तुम्हें मायके बिठाकर नहीं रख सकते। घर पर तुम्हारी छोटी बहनें भी हैं, हमें उनके बारे में भी सोचना है। अपनी जिम्मेदारी तुम विशाल पर डालो तो अच्छा है। यह बात जब मैंने विशाल से कही तो वह कहने लगा, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, छोटा मोटा कोई कमरा किराए पर ले लेता हूँ, लेकिन मेरी तनख्वाह पर तुम्हें गुजारा करना पड़ेगा। मैं अपने माँ बाप के घर बहुत ही ऐश्वर्य की ज़िंदगी गुजार चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने विशाल को विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी कम तनख्वाह में भी गुजारा कर लूँगी। और फिर विशाल ने एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया और मैं उसके साथ वहाँ पर रहने लगी। एक बार विशाल मुझसे कहने लगा कि वह हिंदुस्तान में रहते हुए कभी भी अपना घर नहीं बना सकता, इसलिए अगर वह बाहर जॉब के लिए अप्लाई कर दे तो हो सकता है एक छोटा सा 2 कमरों का फ्लैट ले सके। मैं भी इस बात पर राज़ी हो गई। अगले ही महीने को अमेरिका में जॉब मिल गई, यहाँ तक कि उसका वीज़ा और टिकट भी वही लोग भेज रहे थे। विशाल का एक भाई अमेरिका में रहता था, उसी ने विशाल की जॉब लगवाई थी। जिस दिन विशाल ने अमेरिका जाना था, मैं बहुत रोई थी। वह कहने लगा, बस 1 साल की बात है, इस 1 साल में मैं इतना कमा लूँगा कि यहाँ पर अपना हम घर ले लेंगे और फिर कोई समस्या भी नहीं रहेगी। फिर मैं यहीं पर जॉब कर लूँगा और देखना, मुझे यहाँ पर अच्छी जॉब भी मिल जाएगी, क्योंकि मेरे पास अमेरिका में जॉब करने का एक्सपीरियंस भी रहेगा। वह मुझे बातों से बदलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं तो लगातार रोते ही जा रही थी। मुझे इस बात का भी गम था कि विशाल के माँ बाप ने मुझे स्वीकार नहीं किया था। काश मान जाते तो हमारी ज़िंदगी में आसानी हो जाती। एक अकेले घर में रहना मेरे लिए मुश्किल था। जाने से पहले विशाल कहने लगा, मैं तुम्हें रोज़ वीडियो कॉल पर बात करूँगा। मैं विशाल की मजबूरी को समझती थी। जाने से पहले मुझसे कहने लगा, अमेरिका पहुंचकर मैं तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी भेजूँगा। मैं उसकी इस बात को समझ नहीं पाई थी कि वह कैसा सरप्राइज़ देना चाहता था। शहर में मुझे छोड़कर वह अमेरिका चला गया, लेकिन रोज़ाना वह मुझे वीडियो कॉल पर रात को 2 बजे बातें करता था, मुझसे जी भर के प्यार भरी बातें करता। लेकिन पिछले कुछ दिनों से विशाल का व्यवहार मुझसे कुछ बदला बदला सा लग रहा था। अजीब सा व्यवहार हो रहा था। मेरा दिल पता नहीं क्यों अनजाने डर से घबराने लगा था। 10 दिन गुजर गए थे और विशाल सिर्फ मैसेज पर बात कर रहा था। बात क्या करता था, बस मुझे बहलाने की कोशिश कर रहा था। अब तो मेरे दिल में डर भी उठने लगा था कि कहीं विशाल ने मुझे धोखा तो नहीं दे दिया। हो सकता है कि मुझसे दिल बहलाने के लिए उसने सिर्फ शादी की हो और वो हमेशा के लिए अमेरिका चला गया है। इस सोच से तो मेरी जान ही निकल गई थी। लेकिन कुछ दिन बाद ही अचानक से विशाल की वीडियो कॉल आ गई। बढ़ी हुई शेप, चेहरा भी उतरा हुआ था। विशाल की आंखें भी लाल हो रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि जैसे वह सच में बीमार है। मुझे देखकर कहने लगा कि 10 दिन से बुखार में पड़ा था। मुझे देखकर कहने लगा, आज थोड़ी हिम्मत हुई है, इसलिए तुम्हें वीडियो कॉल की है, ताकि तुम मुझे कहीं बेवफा ना समझने लगो। मेरे दिल में आने वाले डर को उसने 1 मिनट में दूर कर दिया था और विशाल को सामने वीडियो कॉल पर देखकर मेरा भी दिल सारी शिकायत और डर भूल गया था। कुछ दिन तक तो हम बातें करते रहे। एक दिन विशाल कहने लगा कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गया हूँ, मुझे इतना समय नहीं मिलता कि मैं रोज़ रोज़ तुमसे वीडियो कॉल पर बात नहीं कर सकता। अब वह धीरे धीरे मुझसे बातें कम करने लगा, लेकिन रेगुलर मेरे अकाउंट में पैसे भेज रहा था, ताकि मुझे घर खर्चों के लिए कोई परेशानी ना उठानी पड़े। ऐसे करते करते 1 साल गुजर गया और यह साल मैंने कैसे काटा, मैं ही जानती थी। जैसे जैसे साल पूरा हो रहा था, मेरी उम्मीदें भी बढ़ रही थी कि अब विशाल घर आएगा। मेरी बेकरारियाँ बढ़ रही थी, लेकिन विशाल कहने लगा कि मैं तो आना चाहता हूँ वापस, लेकिन मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात भी करनी है। मैं तो ये बात सुनकर ही खुश हो गई थी कि वह हिंदुस्तान वापस आ जाएगा। मैंने उसकी दूसरी बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि उसे मुझसे क्या ज़रूरी बात करनी थी। जाने से पहले भी उसने एक सरप्राइज़ की बात की थी, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल भूल चुकी थी। मुझे विशाल के आने की इस कदर खुशी थी कि मैं बता भी नहीं सकती थी। जिस दिन उसने आना था, मैं उसको लेने एयरपोर्ट चली गई। जैसे ही वह एयरपोर्ट से बाहर आया, मैं तड़प कर उसके गले लग गई और रोने लगी, लेकिन उसने फ़ौरन मुझे खुद से अलग कर दिया। कहने लगा, सोनिया, यह क्या हरकत है, लोग देख रहे हैं।
मुझे विशाल का व्यवहार बहुत ही अजीब लगा था। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि 1 साल मैंने उसके बगैर कैसे गुज़ारा है। उसे तो लोगों की परवाह थी, मेरी नहीं। जैसे ही हम घर आए तो विशाल भी चुप-चुप सा था। मैंने कहा, क्या हुआ है? तो मैं कहने लगा कि कुछ नहीं, बस भूख लग रही है। मैंने उसकी पसंद की बहुत सारी चीज़ें बनाई, लेकिन उसने खाना उतने मन से नहीं खाया जैसे वह पहले खाया करता था। खाने के बीच भी वह मेरी बातें बहुत ही अनसुनी कर रहा था। मेरी बातों को बस यूँ हूँ हाँ में जवाब दे रहा था। मैं उसके अजनबी व्यवहार से परेशान होने लगी। मैंने कहा, विशाल क्या बात है? तुम मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रहे हो? वह कहने लगा कि तुम जानती हो मैं वापस क्यों आया हूँ? मैंने कहा, क्यों? विशाल कहने लगा, मुझे अमेरिका की नौकरी से निकाल दिया गया है और मेरे पास कोई पैसा जमा भी नहीं हो पाया। मैं उसकी उदासी की वजह समझती थी। मैंने कहा, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे भेजे गए सारे पैसे मैं संभाल कर रखे हुए हैं। मैंने कोई फिजूल खर्ची नहीं की है और फिर मेरे माँ बाप भी नहीं। जो शादी में मेरा हिस्सा मुझे दिया था वह भी मेरे पास है। हम सबको मिलाकर एक छोटा सा घर खरीद लेंगे। मुझे लगा ये सुनकर विशाल खुश हो जाएगा, लेकिन वह अभी भी गुमसुम था। रात को जब विशाल सोने के लिए कमरे में आया तो मुझे लगा कि वह मेरे लिए भी उतना बेकरार होगा जितनी मैं हूँ, लेकिन वह तो बस इधर उधर के कमरे में अपना टाइम पास कर रहा था। तब कभी अपनी घड़ी उतार के रखता तो कभी अपने जूते रखता, कभी अपने मोबाइल पर कुछ देखने लगता, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने 1 साल विशाल की जुदाई में बहुत मुश्किल से गुजारा था। मैं खुद ही उठकर विशाल के सीने से लग गई, लेकिन मेरे पास जाते ही विशाल ने मुझे झटक कर मुझे दूर कर दिया। कहने लगा, यह क्या बदतमीजी है? दूर हो जाओ मुझसे। मैंने कहा, विशाल तुम्हें हो क्या गया है? मैं तुम्हारे लिए कब से तड़प रही हूँ और तुम मुझे अपने पास भी नहीं आने दे रहे हो। वह कहने लगा, अभी मेरा मूड नहीं है, जाओ जाकर बेड पर सो जाओ। मुझे विश्वास ही नहीं आ रहा था कि विशाल ऐसा भी कह सकता है। अमेरिका जाने से पहले वह जब भी रात को मुझसे चिपक कर नहीं सोता था, मुझे तो नींद ही नहीं आती थी, और वह आज मुझसे कह रहा था कि तुम मुझसे दूर जाकर सो जाओ। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर मैंने यह सोचकर खुद को समझा लिया कि शायद विशाल परेशान है अपनी नौकरी की वजह से, इसलिए मैं चुपचाप बेड पर जाकर सो गई। विशाल ने भी तकिया उठाया और जाकर सोफे पर लेट गया, और फिर अब ऐसा ही होने लगा। वह धीरे धीरे मुझसे दूर रहने लगा। मैंने अपने माँ बाप से अपने पैसों का जिक्र कर दिया। मेरे पापा की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी थी और हम 3 बहन थी। मेरे पापा ने अपनी जायदाद से मेरा हिस्सा निकाल कर भी मेरे नाम कर दिया। उन्होंने मुझे इतने पैसे दिए कि मैं एक छोटा सा घर भी खरीद लिया। मैं समझी कि अब विशाल खुश रहने लगेगा और मेरे साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेगा, लेकिन वह जब से आया था मुझसे कतरा रहा था, मेरे करीब भी नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि जैसे बात कुछ और ही है। वह मुझे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। शायद उसे अपने माँ बाप की नाराज़गी का एहसास है, और यह बात सही निकली। एक बार मैं विशाल के करीब आने लगी तो उसने मुझे झटक दिया। कहने लगा, पीछे रहो मुझसे, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी फैमिली से दूर हो गया। मुझे तुमसे की गई मोहब्बत पर आज अफसोस हो रहा है। मुझे अपनी माँ की याद आती है। तुम्हारी वजह से मैं इस छोटे से घर में रहने पर मजबूर हूँ। मेरी करोड़ों की जायदाद मुझसे छीन गई है। मेरे माँ बाप ने सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है। तुमने दूसरे देश में भी मैंने कितने धक्के खा कर देख लिए। पैसा कमाना कोई आसान काम नहीं है। तुम्हारी वजह से मैं बहुत मुश्किल में फंस कर रह गया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह मुझसे इस तरह से बातें कैसे कर सकता है। इसमें मेरा क्या दोष नहीं था। उसे चाहिए था कि वह अपने माँ बाप को राज़ी करता, या फिर मुझसे दोस्ती की शुरुआत ही ना करता। मैंने भी तो अपने माँ बाप को मनाया था और शादी करके अपने माँ बाप की मर्ज़ी से उसके साथ इस घर में रह रही थी। मैंने कहा, ठीक है, तुम मुझे सऊदीया लेकर चलो। मैं तुम्हारे माँ बाप से माफ़ी मांग लूँगी, उनके पाँव पड़ जाऊँगी, उनकी विनती करूँगी, उन्हें मनाने की कोशिश करूँगी, और तुम देखना मैं उन्हें मना भी लूँगी। तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत करो। मैं तुम्हारा ऐसा व्यवहार सहन नहीं कर सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और यह सच था, मैं विशाल की बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैंने उससे बहुत मोहब्बत की थी। विशाल कहने लगा, जब तक मेरे माँ बाप मुझसे राज़ी नहीं हो जाते मैं तुमसे अपना व्यवहार नहीं बदल सकता। और प्लीज़ तुम मुझे यूँ चिपकने की कोशिश मत किया करो, मुझे घिन आती है तुमसे। विशाल की बातें सुनकर मैं तड़प कर रह गई थी। मैं दिमागी तौर पर परेशान हो चुकी थी। वह कहने लगा, भगवान के लिए मुझसे दूर रहो, मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं। जब भी तुम मेरे पास आती हो मुझे मेरे अपने माँ बाप की याद आने लगती है। उसकी बातें सुनकर मैं पूरी तरह से हर्ट हो गई थी। अब वह मेरा पहले की तरह ख्याल नहीं रखता था। उसे मेरी परवाह नहीं थी।
बस सुबह उठते ही अपने काम के लिए चला जाता, शाम को वापस आता तो खाना खाकर फिर से दोस्तों के घर चला जाता। रात को 1 बजे, कभी 2 बजे घर आता और तकिया उठाकर सोफे पर लेट जाता। जब से वह अमेरिका से वापस आया था, उसका ऐसा ही रूटीन था। मैंने सोचा कि मैं विशाल से कहती हूँ कि वह मुझे मेरे माँ बाप का फ़ोन नंबर ही दे दे, मैं उनसे बात करके देखती हूँ। लेकिन वह फ़ोन नंबर देने के लिए भी तैयार नहीं था। एक तो रात तेज़ बारिश हुई थी, तो विशाल ने मुझे आंगन में खड़ा कर दिया। मुझे मेरी मोहब्बत की सज़ा देने लगा। मैं बारिश से बहुत ज़्यादा डरती थी, लेकिन फिर भी मैं बारिश में खड़ी रही। और जब फिर भी एक बार बहुत तेज़ बिजली कड़की, तो मैं डर के मारे बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो वह मेरे पास बैठा हुआ था और रो रहा था। मुझे देखकर कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं तुमसे और नाटक नहीं कर सकता। मैं खुद बड़ी मुश्किल में पड़ चुका हूँ। मैंने कहा, क्या मतलब है? विशाल ने कहा कि तुम्हारा विशाल मर चुका है सोनिया। मैं विशाल नहीं हूँ। यह सुनना था कि मेरा दिमाग बुरी तरह से चकरा गया था। वह कहने लगा, मैं विशाल का जुड़वा भाई हूँ। मैं पिछले 3 सालों से अमेरिका में काम कर रहा था। मैंने ही विशाल को अमेरिका बुलाया था। विशाल ने पहले कभी तुमसे मेरा जिक्र नहीं किया होगा। यह बात उसने मुझे अमेरिका में आकर बताई। कहता था कि मैं उसे किसी दिन वीडियो कॉल पर सरप्राइज़ दूंगा। जब वह हम दोनों को एक साथ देखेगी तो चकरा जाएगी। लेकिन उसे ऐसा मौका ही नहीं मिला और एक दिन विशाल का बहुत ही बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया। मैं उसे अस्पताल ले गया। उस समय भी उसे बस तुम्हारा ही ख्याल था। मुझसे कहने लगा कि वह मेरा गम बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसे कभी भी बेसहारा मत छोड़ना। मुझे पता है कि मैं बच नहीं पाऊंगा और मेरे मरने के बाद मेरे मरने की खबर सुनकर वह पागल हो जाएगी। वह मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। मेरे बिना वह जी नहीं पाएगी। उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। इसलिए तुम उसे अपना लेना और उसे सच्चाई मत बताना, क्योंकि मेरे मरने की खबर सुनकर वह टूटकर बिखर जाएगी। तुम उसकी ज़िंदगी में विशाल बनकर रहना। मेरी सोनिया को बेसहारा मत छोड़ना। यह कहते हुए बेतहाशा रो रहा था। कहने लगा, मैंने इसलिए तुमसे विशाल बनकर बात करनी शुरू की कि बहुत बार चाहा तुम्हें सच्चाई बता दूं, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। इसलिए सोचा हिंदुस्तान जाकर तुम्हें सच बता दूंगा। लेकिन एयरपोर्ट पर जैसे ही तुम मुझे पागलों की तरह रोने लगी, जिस तरह से विशाल की 1 साल की जुदाई तुम फूट फूट कर रो रही थी, मैं घबरा गया था कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं। मैंने जब भी तुम्हें सच बताना चाहा, तुम्हारे विशाल की मोहब्बत देखकर मेरे होंठ खामोश हो गए जाते थे। इसलिए चाहकर भी मैं तुमसे इस तरह का व्यवहार रखा ताकि तुम्हें विशाल से नफ़रत हो जाए और तुम तलाक मांग लो। लेकिन तुम हर आजमाइश पर खरी उतरती थी। मेरे लिए और मुश्किलें पैदा करती रही, यहाँ तक कि बारिश में पूरी रात भीगती रही। इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ और धोखेबाजी और ड्रामा नहीं कर सकता। मैं ये बातें दिल थामे सुन रही थी और फिर उसके बाद मैं बेहोश हो गई। थोड़ी बात देर मुझे होश आया तो मैं विशाल विशाल पुकारने लगी। मेरा विशाल बेवफा नहीं था, वह तो मुझसे मोहब्बत करता था। अपने आखिरी समय में भी उसे मेरी ही परवाह थी। जब मैं कुछ संभल गई तो विशाल का भाई कहने लगा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सहारा दे सकता हूँ, तुमसे शादी कर सकता हूँ। मैंने गौर से अभय की तरफ देखा। वह बिल्कुल विशाल की तरह दिखता था। कोई कह ही नहीं सकता था कि वह विशाल नहीं है। मैं भी धोखा खा गई थी। मैं तो समझ ही नहीं पाई थी कि ये विशाल है ही नहीं। कितनी बार मैंने उसके करीब जाने की कोशिश की, 1-2 बार ज़बरदस्ती उसके गले भी लगी, तब भी मुझे महसूस नहीं हुआ कि वह विशाल नहीं है। मैं अभय की शराफ़त की कायल हो गई थी। उसने एक बार भी मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन मैंने अभय को मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं अपने पति के साथ बेवफ़ाई नहीं कर सकती, लेकिन अभय कहने लगा कि भाई ने मरने से पहले अपनी आखिरी इच्छा यही ख्वाहिश की थी कि मैं तुम्हें अपना लूँ, लेकिन मैंने फिर भी उसे इनकार कर दिया। मैं विशाल की जगह किसी और को नहीं दे सकती थी। मैं अपने मायके चली गई। मेरे माँ बाप को जब ये सब बातें मालूम हुई तो कहने लगे, तुम कैसे सारी ज़िंदगी विशाल के नाम पर जी सकती हो? और फिर विशाल की आखिरी इच्छा भी तो यही थी कि तुम अभय से शादी कर लो। तुम्हें एक बार अपने फैसले पर सोचना चाहिए। अपने माँ बाप की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। मेरा जख्म अभी हरा है। मैं कोई भी फैसला नहीं ले पा रही थी। लेकिन मैं जब से अभय को छोड़कर अपनी माँ के घर आई थी, मेरा जी चाहता था कि मैं अभय को एक बार देख लूँ, क्योंकि अभय में मुझे विशाल की झलक दिखाई देती थी। वह बिल्कुल विशाल के जैसा था और उसे देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता था। और अभय भी मुझसे फ़ोन पर बात कर लिया करता था। उसकी बातों में भी अपनापन था। शायद इतने दिन में मेरे साथ रहते रहते उसे भी मुझसे लगाव सा हो गया था। लेकिन आप लोग बताएं, क्या मुझे विशाल को भुलाकर उससे बेवफाई करके अब ऐसे शादी कर लेनी चाहिए? विशाल मुझसे मरते दम तक मोहब्बत करता रहा, मेरी परवाह करता रहा,
क्या मैं उसके नाम पर पूरी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, या फिर मुझे उसकी इसी मोहब्बत की खातिर उसकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर लेना चाहिए और अब ऐसे शादी कर लेनी चाहिए? आप अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।